तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर आधारित मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुल टोटल सीटें जो है 23 है। अब इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क में होनी चाहिए। देखिए, ये अब मैं बता दूं आप लोगों को, एम्स में अगर वैकेंसी निकलती या अदर भी कई वैकेंसियाँ निकलती हैं, मुझे पता है, तो उसमें मांगा जाता है कि मेडिकल जो है मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, फिर आगे ब्रैकेट में कर देता है मेडिकल लाइन या डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे लाइन में डाल देता है। लेकिन इस किंग जॉर्ज मेडिकल जो यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकाली गई, इसमें इस तरह की कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें मेंशन नहीं किया है इसने। परंतु एक चीज़ इसने ज़रूर मेंशन किया है कि मास्टर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी एरिया में, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस लाइन में? वेलफेयर या तो हेल्थ। ठीक है, जहां बेसिकली आप मेडिकल के आधार पे काम कर रहे हो या आप पब्लिक के आधार पे काम कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ सर्विस के आधार पे काम कर रहे हो। तो कहने का आशय ही बन जाता है कि मेडिकल सोशल वर्क पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, उन लोगों को लिए या उन सब के लिए वैकेंसी ये है। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप MSW कर रखे हैं और आपका जो स्ट्रीम है वो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट है या वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है या किसी और एरिया में है, तो आप इसके लिए आप फॉर्म नहीं एलिजिबल है। नहीं, ऐसा नहीं, आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि पर्टिकुलर जो मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट है वही फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा इंडिकेट इनके जो है नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। तो आपके पास केवल मास्टर डिग्री है और साथ में अगर आपने कहीं पब्लिक पर आधार पे, अगर आपने पब्लिक हेल्थ सर्विस में काम किया है या मेडिकल में काम किया है, तो आप फॉर्म को भर सकते हो। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, है ना। तो ये कोई एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। अरे हालांकि हर बार आप लोगों की चीज़ें बताता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर। आप कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने पास, है ना। क्लास देखिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो बेसिकली अनलिस्टेड के रूप में दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, और ये इसका लिंक केवल आपके ही ग्रुप में मिलेगा। और आप इसको जो है डेली का लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट के रूप में आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। और वीडियो का लिंक कहीं पर भी आप शेयर नहीं करेंगे, कहीं पर भी आप लोग शेयर नहीं करेंगे, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। पहली चीज, अब देखिए इसके अंतर्गत सिलेबस को दिखा देता हूं। बच्चे बड़े लेकर सिलेबस को परेशान रहते हैं। अच्छा, इसमें ना फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। पेपर फर्स्ट का सिलेबस दिखाऊंगा कि पेपर फर्स्ट आपको कैसे पढ़ना है और क्या करना है। तो प्लीज कॉपी पेन साथ में रखिए, मैं आप लोगों को इसी पर डिस्कस करने चल रहा हूं लेकर, और बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग इसको सुनेंगे, है ना, बहुत ध्यानपूर्वक। चलिए देखिएगा एक बार, यहाँ नीचे आप सभी लोगों को सिलेबस में दिखा रहा हूँ, नीचे मेंशन किया गया है ना, नीचे मेंशन किया गया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 2 घंटे का पेपर होगा, है ना, और मार्क्स होंगे, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यूज होंगे आपके पास। एमसीक्यूज किस तरीके होंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये एम्स का पेपर है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये देखिए उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। प्लीज म्यूट रहिएगा, प्लीज म्यूट रहिएगा। तो ये बेसिकली 2 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स के। अब इस पेपर में आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइमरीली कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है ना, गलत आ जाता है एग्जाम वगैरह में, है ना, पेपर के दौरान में कुछ प्रश्न गलत आ जाते हैं और वो हिंदी में गलत होंगे बट इंग्लिश में सही होगा, ऐसा होता है, ऐसा पेपर होता है और आया भी है। तो यहां ये कहा गया है आप लोगों से कि जो परीक्षा है, ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है, ये मुख्य रूप से अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी।
जहां संभव हो वहां हिंदी का विकल्प होगा। इसका मतलब ये हुआ आप लोगों के सामने कि पेपर जो है बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में, मतलब जैसे आपने अगर यूजीसी नेट का दिया होंगे पेपर, तो आप वहाँ पर देखेंगे पहले इंग्लिश ओपन होता है, तो फिर उसके बाद अगर आप करोगे तो उसमें हिंदी भी ओपन हो जाता है। आप हिंदी में भी चूज करेंगे या इंग्लिश में भी चूज, लेकिन प्रायोरिटी आपकी मानी जाएगी इंग्लिश की। इन केस अगर मान लो क्वेश्चन गलत हिंदी में आया हुआ है और इंग्लिश में सही आया हुआ है, तो प्राथमिकता आपको, अगर इंग्लिश वाला सही है ना तो उसको उसी को मान लिया जाएगा, हिंदी वाले को नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो यहां पर यह बात कही गई है कि जहां संभव हो वहां हिंदी का विकल्प भी दिया जाएगा। इसका मतलब यही है इसका, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पॉसिबल है ना। फिर कहा गया कि एग्जामिनेशन विल बी, यानी आपसे यह बताया जाने की कोशिश किया जा रहा है कि परीक्षा जो होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड और करके रखा है और पेन एंड पेपर फॉर्मेट में। देखिए अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, ये बेसिकली होता है डिसाइड तब जब बच्चे को पॉपुलेशन देखी जाती है, कितने कैंडिडेट हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट। ज़्यादा अगर कैंडिडेट हो जाते हैं ना तो भाई वहाँ पर क्या कराया जाता है, सीबीटी करवाया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और वो कराता है बेसिकली टाटा। और टाटा के ऊपर कई केस चल भी रहे हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही लॉयल यूनिवर्सिटी है और वो बिल्कुल टाटा को नहीं देगी। टाटा कई बार धांधली करवा चुकी है, इस तरीके पेपर वगैरह लीक वगैरह में उसका आता है नाम, करवाती वही है टाटा ही, मेडिकल सोशल वर्क का। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं लगभग 80% इस बात से श्योर हूँ कि पेपर एंड पेन का यूज़ होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में अभी पेपर हुआ था मेडिकल सोशल वर्क का ना, तो पेपर एंड पेन पेपर हुआ था, मतलब ऑफलाइन हुआ था, ऑफलाइन हुआ था। यहाँ तक एक बार यूजीसी नेट में भी हुआ था, लेकिन ये यहाँ बेसिकली क्या हुआ, पेपर लीक हो गया था। अच्छा, यूजीसी नेट अलग है और ये अलग है ना, कंपेयर मत करिएगा उससे, फिर भी ठीक है। तो इस फॉर्मेट में पेपर होगा आप लोगों का। तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि भाई सीबीटी होने वाला है कि ऑफलाइन होने वाला है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा जो फोकस होने वाला है ये 60 मार्क्स पे होने वाला है। मैं आप सभी लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं वो 60 मार्क्स पे करने वाला हूं। कहने का आशय मेरा ये है कि जो आपका सोशल वर्क है, मेडिकल सोशल वर्क, उसी पर मैं बातचीत करूंगा आप सबसे। आपके पद से संबंधित जो विषय निकाला गया है, जो विषय है आपके पद, मतलब मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की बात मैं कर रहा हूं, ये आपका पद हो गया, पोस्ट हो गया ये आपका, और उसी पर अपेक्षित योग्यता के स्तर के अनुरूप जो भी चीजें होने वाली है उन्हीं पर मैं डिस्कस करूंगा 60 मार्क्स पर। 10 मार्क्स आपके जनरल इंग्लिश से आने वाले हैं और 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या होता है अभी मैं बताता हूं। जनरल नॉलेज बेसिकली क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली के पश्चिमी तट पर, है ना, कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं, या इंडिया के पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं, इस तरीके के जो है सवाल बनते हैं। ये जीके होता है, इसको जनरल नॉलेज कहते हैं। करंट अफेयर मत समझ लीजिएगा। करंट अफेयर ये होता है जैसे आज कोई योजना लागू हुई या पिछले महीने कोई योजना लागू हुई, वो करंट अफेयर होता है। तो बहुत बच्चे बेसिकली कंफ्यूज होते हैं, जीके अलग होता है, करंट अफेयर्स अलग होता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जीके से है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक सलाह दूंगा कि जीके के लिए ना उत्तर प्रदेश में एक समसामयिक घटना चक्र भी आती है, समसामयिक घटना चक्र आता है, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। समसामयिक घटना किताब आती है मेरे समझ से 20, 25, 30 रुपए की आती है, आई थिंक ऐसी कुछ आती है, देख लीजिएगा। मैं तो बहुत पहले लिया था, तो इसको पढ़िएगा तो सबसे बेटर माना जाएगा। फिर 10 मार्क्स का रीजनिंग आता है। रीजनिंग के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश के लिए और एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए। इनमें अगर आपको 40 नंबर के ही सवाल हैं तो इन तीनों सब्जेक्टों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये कि सबसे पहले DSSB का आप लोग ना PRT या PGT या आपका PGT या आपका TGT, ये आपको मैं बता दूं, ये तीनों एक ही है बेसिकली। इनके सिलेबस में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन तीन एक नहीं, एक प्राइमरी है, एक पोस्ट ग्रेजुएट है ना, एक ग्रेजुएट के आधार पर टीचर है ये, लेकिन सिलेबस इन तीनों का एक ही है। इन तीनों का एक ही है DSSB में। कंफ्यूज मत होइएगा जब DSSB का सिलेबस आप ओपन करिएगा तो।
DSSB का सिलेबस ओपन करिएगा और उसमें ना ढूंढिएगा जनरल इंग्लिश, है ना, तो वहाँ पे वर्ब मिलेगा, है ना। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ऐसा जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा काम अपने से भी करिएगा आप लोग, मैं केवल सलाह दे रहा हूँ, आप करिएगा जरूर। तो वर्ब आएगा, उसमें सेंटेंस आता है, एरर आते हैं, है ना, बहुत सारे नाउन वगैरह हैं, प्रोनाउन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ना होगा। वो सिलेबस आप निकाल लीजिएगा DSSB का। वहाँ जनरल इंग्लिश का सिलेबस निकालिएगा, रीजनिंग का सिलेबस निकालिएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस निकालिएगा। इतना काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जब आप काम कर लेंगे तो सिलेबस प्रिंट आउट निकालने के बाद पर डे 1 घंटा प्लीज आप लोग समय दीजिएगा इन जनरल पेपरों पर। 1 घंटे निकालिए। आपने आज ब्लड रिलेशन पढ़ा है तो उसको क्लिक कर दीजिएगा कि आज मैंने ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसको टिक मार दीजिएगा। एक नोट्स जरूर बनाइएगा, एक क्या 4 नोट्स बनाइएगा, एक में जनरल इंग्लिश करिएगा, एक में जनरल नॉलेज करिएगा, एक में रीजनिंग करिएगा, एक में आप जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड करिएगा। ये चीज़ें करिएगा, यह काम आप लोग अवश्य करिएगा, ठीक है, इन 4 सब्जेक्टों के लिए। दूसरी बात ध्यान रखिए कि देखिए, अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है, हर एक प्रश्न। इन केस आपका एक सवाल गलत हो गया तो आपके जो सही हुआ सवाल है इसका 1/3 नंबर कट जाएगा, 1/3 मार्क आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा 1 में से। अतः मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रश्न उसी को टच करना जो प्रश्न आपको आते हैं। परीक्षाएं आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, वैकेंसी 23 निकाल दिया, ज़्यादा सीटें हैं, हर साल की अपेक्षा ज़्यादा सीटें हैं, और बच्चे नेट के भी हैं, JRF वाले भी हैं, क्योंकि जिन्होंने कठिन परिश्रम करके नेट वगैरह JRF वगैरह क्वालिफाई कर रखे हैं वो भी बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसलिए फाइट हर कैटेगरीज में अच्छी खासी है, चाहे वो EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे जनरल हो। और जनरल में तो अच्छी खासी हो ये इसलिए है कि वहां पे अदर स्टेट के बच्चे भी बेसिकली आएंगे, अदर स्टेट के बच्चे भी आएंगे, वो जनरल में काउंट होंगे। अगर आप मान लीजिए MP के हो और SC कैटेगरी के हो और आपने UP का फॉर्म भर दिया हो तो SC कैटेगरी के, लेकिन आप काउंट होंगे जनरल में। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लगभग सभी बच्चों को पता रही होगी, और नहीं भी पता हुआ तब पता हो चुका आप लोगों को। कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है ना, प्लीज बता दीजिएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत अगर है, अगर कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हो आप, प्लीज। डन, कोई दिक्कत नहीं था जी। सर ये DSSB क्या है? DSSB का मैं आप लोगों का लिंक दे दूंगा। DSSB दिल्ली का एक प्रकार से, ये बेसिकली TGT PGT का एग्जाम करवाता है। DSSB दिल्ली का है ये, और उसका फॉर्म है ये, मैंने बताया उसका सिलेबस। मैं आपको इसका सिलेबस आपको जो है वो दे दूंगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको, निश्चिंत रहे, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा आज, ठीक है, DSSB के बारे में कि DSSB है क्या। ये TGT PGT का एग्जाम करवाता है DSSB में, दिल्ली का है ये, दिल्ली बोर्ड का है, मैंने वो बताया आपको। चलिए अब देखिए सिलेबस, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ जी 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 बताएं बताएं सर। ये कह रहे हैं सर कि इसमें मार्क जो हाई स्कूल की पोस्ट ग्रेजुएशन तक का मार्क रहेगा वो भी क्या काउंट होगा सर मेरिट में? ऐसा कहीं हमने शायद देखा था इसी में। हाँ है ऐसा है आप जी सर। हाँ ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे दिया गया है टोटल जब मार्क्स का अगर हम लोग बात करें। जी सर वही मैं पढ़ा था जी। हाँ, जब हम लोग मार्क्स की बात करेंगे उस समय, जब हम बात की हो जाएगी, मेरिट की बात हो जाएगी, तो उस समय इस बात को ध्यान सुन लीजिएगा। एक तो 10th 12th, अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है ग्रेजुएट, प्लस अगर आपने PG, तो हालांकि PG तो है ही है आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट, ये 4 प्लस में आप देखो, प्लस में एडिशनल कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई प्रोग्राम आपने अगर किया है, इन सभी के नंबरों का एक परसेंटाइल निकाला जाएगा, और फिर आप यही परसेंटाइल किस में ऐड होगा जानते हैं? जो आपने नंबर लाए हैं, जो आपका कट ऑफ क्वालिफाई हुआ है,
उनमें उनमें होगा ऐड, और जब उनमें ऐड होगा तो आपके उसी के आधार पे आपको बुलाया जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है आपका, फिर आपको वहाँ पे मेरिट में आपका नाम निकाला जाएगा उसी के आधार पे। ठीक है, तो ये चीज़ें ये मैं बाद में सर एक पॉइंट और है सर। बताइए। नहीं सर, चूंकि इसमें बात हो रही है तो एक पॉइंट ये है सर कि मैंने पीजी डिप्लोमा कर रखा है गाइडेंस काउंसलिंग में, हाँ, तो सर क्या उसका इसमें लगाना ठीक रहेगा सर? देखिए मैं कहना चाहूँगा यही कि सारा लगना ठीक पड़ेगा, सब लगा दो। रेगुलर कोर्स था सर? हाँ हाँ, लगा अच्छा दो, सर, ठीक लगा दो, लगा ठीक दो, सर, ठीक सारा अटैच कर दो, जो भी आपने कर रखा है सब कुछ अटैच कर देना है फॉर्म भरते समय। एडिशनल करके आएगा उसमें, ऐड जब फॉर्म हो गया ना तो ऐड एडिशनल करके है ना, तो जी उसमें जी, ऐड करके आप भर देना। ठीक सर, हाँ, तो ये था। थैंक यू। हाँ, अब देखिए इसकी अंतिम जो लास्ट तिथि है बताई गई है जो, वो 31 दिसंबर है ना। अभी एप्लीकेशन बीइंग का फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा मैं बता दूंगा, लेकिन एक बात तय है कि इस वीक में, ठीक है, इस वीक में फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये बात तय है इस वीक में, है ना। और 18 से लेकर 40 के बीच में उम्र होनी चाहिए आप लोगों की, ये भी बात ध्यान रखिएगा, है ना। 18 to 40 एज होनी चाहिए आपके पास, MSW होना चाहिए आपके पास प्लस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दो चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ना पेपर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, सोशल वर्क की क्लासेस लगभग 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं। 25 तारीख से क्लास चल रही है, आप लोग ऐड कर सकते हो उस दिन से। आज कितनी तारीख है? 2, मतलब एक कल संडे था, कल ऑफ थी, तो आप ऐड कर सकते हो, उतनी क्लासेस चली है। बट आप जब देखेंगे ना तो जैसे ही प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा वीडियो मिलेंगी। तो उसमें ज़्यादा वीडियो इसलिए मिल रही है आपको क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ प्रैक्टिस करवाया है क्वेश्चंस वगैरह की, तो वो मैंने वहाँ पे ऐड कर रखा है, उसी लिंक में डाल रखा है आपके, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके काम की चीज़ है। मैंने आपकी जो भी यूनिट में वीडियो डाला है वो आपके काम की है, अननेसेसरी मैंने कुछ भी नहीं डाला है आपके। आप सोचो कोई गाना मिल जाए, कोई भक्ति सॉन्ग मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे प्लेलिस्ट में। जो भी मिलेगा आपके काम के ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि वो सारी वीडियो हैं, और वो मैंने पब्लिक इसलिए किया है क्योंकि वो देखो कुछ वीडियो पब्लिक हैं और कुछ वीडियो पब्लिक नहीं है, समझ रहे हैं। जिसमें कम व्यूवर वगैरह होंगे वो आपको पता चलेगा कि जो है बेसिकली अनलिस्टेड वीडियो है ये, वो आपको पता चल जाएगा, फील हो जाएगा आपको, है ना। अब देखिए यहाँ, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे क्वेश्चन। आपको बता दूं, एम्स आप भलीभांति तरीके से जानते हैं एम्स को। एम्स 2 या 3 सीटों के लेकर वैकेंसी निकालता रहता है हमेशा, है ना। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। ये 2023 में पेपर हुआ था, 8 अगस्त को, सॉरी ये 13 अगस्त को, 19 अगस्त को 2023 में इसका पेपर हुआ था। मॉर्निंग का पेपर था और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की ये बेसिकली वैकेंसी थी, फर्स्ट की। पेपर सोशल वर्क का, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एम्स का इंग्लिश में होता है, लेकिन मैंने इसकी क्लास चलाई थी हिंदी में, मैंने इसकी क्लास हिंदी में चलाई थी। पेपर आप यहां पे जो देख रहे हैं इस समय, एम्स का पेपर देख रहे हैं आप लोग, ये एम्स का पेपर है, ये एम्स का पेपर है और हिंदी में देख रहे हैं, क्योंकि मैं वही बात बता रहा हूं, ये प्रूफ दे रहा हूं आपको कि पेपर बाइलिंगुअल होंगे। अगर आप हिंदी में पुटअप करोगे तो आंसर जब आप निकालोगे तो इसी तरीके के निकलेंगे। ये टाटा ने करवाया था पेपर, टाटा ने करवाया था एम्स का, ऑनलाइन पेपर था, सीबीटी था, ठीक है, सीबीटी था। तो ये देखो हिंदी का पेपर, हिंदी में देखो शो कर रहा हूं मैं आपके सामने, है ना। तो इसलिए निश्चिंत रहें, बस ध्यान से पढ़िए। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे देखिए सेक्शन लिखा हुआ है नेचर एंड डेवलपमेंट सोशल वर्क, इससे 10 सवाल मिलेंगे आपको यहां पे नीचे। अब आप देखिए अपने सिलेबस का पहला पॉइंट, अपने सिलेबस का पहला पॉइंट देखिएगा, ये देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, यह है सिलेबस उसका। पहला पॉइंट देखिए, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क,
ये लिखा हुआ है किंग जॉर्ज में। ठीक एम्स का इसने क्या कर लिया, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट इसमें कर लिया एम्स में। अब यहां पर आप देखिए पेपर मैं आपको दूंगा, आप निश्चिंत रहें, आपको पेपर दूंगा, पेपर देख, जहां ग्रीन लिखा हुआ है ये एम्स ने इसको सही माना है, जहां ग्रीन लिखा हुआ है, और जो रेड है वो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो व्यावसायिक समाजकार्य की चैरिटी से अलग क्या था, तो इन चारों ऑप्शन को जो पढ़ोगे ना आप तो ये अलग मिलेगा। ये चैरिटी का मतलब होता है दान। ठीक है रूपा मैम, चैरिटी मीन्स होता है दान। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से, और मेरा 110% मतलब 100% आप लोगों को दूंगा अपना। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहें इन सारी चीज़ों से। तो बताइए अभी आप करना क्या चाहते हो। एक देखिए एम्स का पेपर यहाँ पर है, दूसरा पेपर मैंने आप लोगों के लिए ओपन किया है यहाँ पे उत्तराखंड मेडिकल सोशल जो है सोशल वर्क का पेपर। ये भी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी का था ये। और इसमें देखिए पेपर में ये सवाल आया था विकास मूलक समाज कार्य का उद्देश्य। तो ये अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो देख लीजिए यहाँ एक तरफ हिंदी होगा तो दूसरी तरफ इंग्लिश होगा। ठीक है, हिंदी वाले में जब ऑफलाइन होगा तब, और जब ऑनलाइन होगा तो यहाँ पर आपको देखो ऊपर मिलेगा, यहाँ पे एक तरफ यहाँ पर ऊपर मिलेगा हिंदी इंग्लिश लिखा रहेगा, यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये बदल जाएगा, ये इंग्लिश में हो जाएगा। वहाँ पर बच्चा हिंदी वाला था मेरे पास तो हिंदी में किया था, उसने भेजा था पेपर। ठीक है, चलो अब आशा करता हूँ कि इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। केवल मुझे समझाना था कि पेपर के बारे में, आप लोग पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर कि कैसे क्या थे। अब ये मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे होने वाला है फ्यूचर में आप लोगों के साथ, वो मैंने आपको बता दिया एडवांस में, है ना। बताइए अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बताइए आगे बढ़ते हैं। क्यों, अरे भाई एक आध लोग तो आ गई है सर। चलो रूपा ने थंबनेल किया भाई, क्लियर है सर? चलो भैया राकेश जी, हाँ सर क्लियर है। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिएगा रवि जी मेरी बात को सुनिएगा, अभी हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस कर लें इसका या इसका, जो कहोगे वो करवा दूंगा, या आप कहोगे टॉपिक कहोगे टॉपिक करवा दूंगा। मुझे लगता है क्योंकि हमने 22 मिनट यहाँ पे समय व्यतीत कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग एक बार सोशल वर्क का, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए फिर आपका हाँ हाँ सर ऐसा कर लीजिए। चलिए तो तैयार हो जाइए। रूपा मैडम तैयार हो, पढ़ी तो कुछ नहीं हो गया, आप कहते हो कि क्या प्रैक्टिस। यस सर, यस सर, यस सर। कोई बात नहीं, लेकिन देखो अभी यस सर तैयार है लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अभी मोटिवेट आपको करता हूँ। ठीक है जी सर, जी सर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके Yes, sir. सामने कहता है कि विकास मूलक समाज कार्य का उद्देश्य, सवाल इंग्लिश में भी है, डेवलपमेंटल सोशल वर्क एम एट, है ना। जहां हिंदी समझ नहीं आएगी प्लीज आप लोग पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन कहता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग, दूसरा कहता है संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, तीसरा कहता है संसाधनों का इष्टतम उपयोग, और चौथा कहता है संसाधनों का उदार उपयोग। अब बताइए अच्छा विकास मूलक समाज कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है भाई, बताइए जरा प्लीज बताइए। संसाधनों का अधिकतम उपयोग। अधिकतम उपयोग, ओके। चलो अब देखिए, सॉरी, अब मैं बताता हूं, सुनिए। सर इष्टतम क्या है सर? हाँ अब सुनिए मेरी बात, देखिए एक रूपम मैडम, थोड़ा सा बेसिकली मैं रूपम मैडम का नाम इसलिए ले रहा हूँ बार बार क्योंकि वो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है ना, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि you, उन्हें sir. थोड़ा सा भी इनको लय पकड़ाना है मुझे, ताकि ये सारी चीज़ों को हिंदी के जो चीज़ें हैं टर्मोलॉजी जो है इसको समझ जाए वो, है ना। बाकी बहुत हाँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं इंग्लिश वाले, है ना, तो उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए सवाल ये था, प्लीज म्यूट रहिए, कि विकास मूलक समाज कार्य का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन था कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लो। चलो ठीक है, एक मिनट प्लीज म्यूट रहिएगा सर, प्लीज म्यूट रहिएगा, मेरी व्याख्या सुनिए, म्यूट रहिए। तो संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग है इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आपने प्रयोग कर लिया, ठीक है भाई। हाँ आपका मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इस ऑप्शन को रखता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है।
न्यूनतम तो हो ही नहीं सकता। हम सोशल वर्क में कभी भी कम नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ अगर अधिक होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें, इसलिए हम न्यूनतम करेंगे नहीं, न्यूनतम को एलिमिनेट कर देंगे। अब बात करते हैं हम लोग उदार को लेकर, है ना। उदार शब्द एक ऐसा होता है, देखिए उदार का मतलब सिंपल होता है। अगर मैं आप यहाँ से बात करेंगे तो लिबरल शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिबरल। उदार मीन्स दानशील होना। उदार मीन्स क्या होना? दानशील होना। उदार मीन्स क्या होना? बिना किसी संकोच के देना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, अब कोई बच्चे को जरूरत है फिजियोथेरेपी का, है ना, अब बिना संकोच के आपने स्पीच थेरेपी का रिसोर्सेज दे दिया, लो भैया संसाधन ले लो, स्पीच वाला कान का एड वगैरह दे दिया आपने, या बोलने के लिए आपने सीटी वगैरह दे दिया बोलने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो भाई बताइए, उसको जरूरत है फिजियो की, आपने दे दिया स्पीच का, तो गलत है ना। तो इसलिए उदार नहीं करना है, बिना संकोच कोई काम नहीं करना है, सोच विचार के काम करना है सोशल वर्क में। तो अब देखिए, या तो ए होगा सही या तो होगा सी। इष्टतम का मतलब समझिए, इष्टतम का बहुत बढ़िया मतलब होता है सोशल वर्क में, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है सबसे अनुकूल या वांछनीय। इसका मतलब होता है ऑप्टिमम, मतलब अनुकूल या वांछनीय। वांछनीय का मतलब होता है सकारात्मक, पॉजिटिव। और सोशल वर्क काम करता है सकारात्मक, परिस्थिति देखकर अनुकूलित करता है, लोगों को समाज की मुख्य धारा से या मेन स्ट्रीम से जोड़ता है। यह है इष्टतम, इसको इष्टतम कहते हैं। इष्टतम इसी को बोला जाता है अनुकूल को। तो विकास मूलक समाज कार्य का उद्देश्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग है। जिस तरीके की परिस्थिति है उसी के आधार पर रिसोर्सेज होंगे, उसी को बोला जाता है इष्टतम। अतः विकल्प सी सही होगा, ना कि ए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, समाज रोग विज्ञान का अर्थ क्या है? समाज रोग विज्ञान मतलब सोशल पैथोलॉजी का मतलब बताना है। सोशल पैथोलॉजी का हिंदी पर भी फोकस करिएगा भाई। विकल्प बोलिए। सी सी सर सी। ठीक है, म्यूट होके ऑप्शन पढ़ना। ए। सर ए। ओके, ऑप्शन ए सी। सर। बिल्कुल मैं सुन लिया हूं सबका। ऑप्शन ए। बिल्कुल संदीप जी म्यूट हो जाइए, बिल्कुल ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, समाज रोग विज्ञान का अर्थ पूछा था। समाज रोग विज्ञान का मतलब होता है, मैं बता दूं आप लोगों को, सोशल पैथोलॉजी का मतलब महामारी विज्ञान की एक ऐसी विशेषता मानी जाती है, एक ऐसा फीचर माना जाता है जो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों का अध्ययन करता है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, सोशल डिटरमिनेंट्स। जैसे अगर मैं बात करूं तो सामाजिक बीमारी की उत्पत्ति के बारे में बताएगा, उसकी प्रकृति के बारे में, उसका नेचर क्या है, उसका कारण यानी उसका रीजन क्या है। इन सभी चीज़ों का स्टडी जो की जाती है समाज रोग विज्ञान में की जाती है। समाज के इतिहास का अध्ययन नहीं कहलाता है, ना ही मनोकृति व्यक्तियों का अध्ययन कहलाता है, ना ही सामाजिक वर्जनाओं का अध्ययन कहलाता है ना। वर्जनाओं, इस बात को आप सभी, अच्छा वर्जनाओं का मतलब क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। वर्जना का मतलब किसी ऐसे काम या व्यवहार पर लगी रोक जिसे आम तौर पर ज्यादा पवित्र या शापित माना जाता है, उसको वर्जना कहा जाता है, उसको वर्जना कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्जनाएं सामाजिक मानदंड और रीति रिवाजों से जुड़ा होता है वर्जना शब्द, है ना। किसी ऐसे काम या व्यवहार पर लगी रोक जिसे आम तौर पर ज़्यादा पवित्र माना जाए, ज़्यादा पवित्र है भैया, ये ज़्यादा पवित्र है। तो समाज रोग विज्ञान में ऐसा बात नहीं होता। समाज रोग विज्ञान सामाजिक बीमारी के बारे में बताएगा, उसका नेचर बताएगा, उसका कारण बताएगा, समाज की बीमारी के अंतर्गत परिभाषा बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा, उसके लक्षण बताएगा, इत्यादि बहुत सारे शब्द आते हैं। पहला विकल्प सही होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब आपका आया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्ट पर टोटली डिपेंड है, फैक्ट पर टोटली। घटना विज्ञान, घटना विज्ञान क्या होता है इस तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें भी जब आपकी क्लास चलाऊंगा। इसको बेसिकली कहा क्या जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। एक नाम था यहाँ पर एडमंड हुर्सल, इसके जनक रहे हैं, इसके क्या हैं, जनक हैं, ठीक है। एडमंड हुर्सल सन 1859 में 1859 और 1938 के बीच इनका कार्य चला था। ये जर्मनी के रहने वाले विद्वान थे, है ना।
हुर्सुल महोदय जर्मनी के रहने वाले विद्वान थे ये। इनका कहना यह था कि सभी तरह की चेतना हमेशा इरादतन होती है। आप ये कह लीजिए कि किसी न किसी वस्तु के प्रति बड़ी सचेत रहती है। वही चीज़ें घटना विज्ञान के अंतर्गत आती है, वही चीज़ें घटना विज्ञान के अंतर्गत आती है। यानी व्यक्तिनिष्ठों की अनुभव और चेतना, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब देखो पर्सनली बात होती है, अनुभव और चेतना के संरचनाओं का दार्शनिक अध्ययन घटना विज्ञान, संवृत्ति शास्त्र और दृश्य प्रपंच शास्त्र जैसी चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। और इसका सही विकल्प होगा जो है एडमंड हुर्सुल का नाम। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। 5 अवस्थाएं थी। मनोविश्लेषणात्मक को इंग्लिश में बेसिकली साइको एनालिटिकल कहा जाता है। 5 स्टेजेस के बारे में बताया था और यहाँ पर सिगमंड फ्राइड का नाम आएगा। और अभिप्रेरणा के संबंध में यानी मोटिवेशन के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, एक सिद्धांत था मोटिवेशन को लेकर, है ना, वो सिद्धांत था। और उस सिद्धांत में अगर मैं बात करता हूं तो अब्राहम मैस्लो का नाम आता है। पिरामिड दिया था, पिरामिड 5 अवस्थाओं में बांटा था ये पिरामिड, इसको पिरामिड कहते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशनल एक प्रकार की इसकी थ्योरी थी। और एक आता है अधिगम। अधिगम का जो शब्द आता है वो बीएफ स्किनर को जनक माना, सॉरी व्यवहार परिमार्जन का मतलब होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और इसके जनक माने जाते हैं बीएफ स्किनर। और अधिगम में इनका नाम देखने को मिलता। अधिगम में कई विद्वान के नाम आते हैं। जैसे अगर इस स्किनर की जगह ना पावलाव का नाम होता तो सही हो जाता, कोहलर का नाम होता तो सही हो जाता, ठीक है, और ईएल थॉर्नडाइक का नाम होता तो सही हो जाता, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इन विद्वानों के नाम अगर होते तो सही हो जाते अधिगम में। इन सभी का नाम आता है अधिगम में, लेकिन इनमें से किसी का नाम नहीं दिया हुआ, केवल स्किनर का नाम दिया हुआ है, इसलिए स्किनर का भी नाम इसमें आता है और स्किनर भी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी थ्योरी थी ओसीटी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। हिंदी में बोला जाता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, हिंदी में कहा जाता है। सही विकल्प बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इतना आसान सवाल है। और आप देखिए यूनिट नंबर 10 से सवाल उठाया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। यूनिट नंबर 10 नहीं, यूनिट नंबर 9 काउंसलिंग एक आप देखेंगे इसमें। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को देखोगे, देखिए यूनिट नंबर 9 यहाँ पर काउंसलिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये है। ये देखिए आप क्वेश्चन उठाया यहाँ पे कि परिवार परामर्श कार्य क्या है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ इस पॉइंट को, इस चैप्टर को, जहाँ मैंने समाज कार्य के स्तर बताए थे, माइक्रो, मीजो और माइक्रो। एक होता मैक्रो और एक होता माइक्रो और एक होता मीजो, मैंने पढ़ाया है। तो बताओ परिवार किस में आएगा? ऑप्शन सी। क्या बात है भाई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास माइक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस में आएगा। फैमिली जो शब्द है वो सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास में आएगा। आपने सही बात दिया मैडम, विकल्प सी करेक्ट होगा आपका। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से आपको अगर याद आ रहा होगा तो फिर वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सही जवाब। अच्छा अब और ये भी सुन लो ना, और सुन लो, जो ये माइक्रो है इसमें क्या आएगा आपका? समुदाय कार्य। और मध्यम में क्या आएगा? समूह कार्य आएगा। व्यक्तिगत, ये परिवार जो है ना केस वर्क होता है। अब परिवार में ये मत सोचिएगा कि 7-8 लोग हैं, 7-8 लोग तो ग्रुप में आ गए, नहीं, 7-8 लोग परिवार समाज की एक यूनिट है, एक इकाई है ना, ये बात जानते हो आप लोग। और यूनिट होने के नाते आप यहाँ से भी ट्रिक लगा सकते हो कि ये सूक्ष्म समाज कार्य का अभ्यास है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन। अभिकथन क्या कहता है, समझिएगा बड़े ध्यान से बात। पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य समाज के उत्पीड़ित वर्गों को सशक्त और क्षमता निर्माण करता है। देखो फिर से सुनो, बात को सुनना है। जब भी पेपर में सवाल आए ना इस तरीके से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी,
कि पेपर का टफ सवाल आ गया, नहीं नहीं, इजी है, मैं बताता हूँ कैसे। पेशेवर का मतलब होता है बेसिकली प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक, बात को समझिए। अब व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, अब अपने ऊपर ले लीजिए कि आप लोग व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता हो, अपने ऊपर ले लीजिए सभी लोग। अब आप व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता हो तो बताओ कि कार्य समाज के उत्पीड़ित वर्गों को सशक्त बनाना और क्षमता निर्माण। क्या आप बताओ, जो समाज में पीड़ित लोग हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या आप उनको सशक्त बनाओगे, उनका क्षमता का निर्माण करोगे? आप बताओ, ये आपका काम है? यस या नो में बोलिए। जी सर। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, करेक्ट है ये। दूसरा कारण पढ़िए। पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता में समाज के उत्पीड़ित वर्ग की समस्या को सुलझाने के लिए अपेक्षित कौशल और संवेदनशीलता होती है। अब फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, हर एक शब्दों के बारे में सुनते चलो। व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता आप अपने ऊपर रखिए कि मैं हूं। अब आप सोचिए अपने बारे में कि समाज के उत्पीड़ित वर्ग, जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं, उत्पीड़ित हैं, जिनके साथ हिंसा वगैरह हो रही है, उत्पीड़ित वर्ग की समस्या को सुलझाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आप बताओ कौशल मतलब स्किल का प्रयोग करोगे? आप संवेदनशीलता जैसी चीज़ों को यूज में लाओगे? यस या नो? सेंसिटिविटी शब्द जी सर। प्रॉब्लम Yes, को डील करने के लिए आप देखो, अब मान लीजिए किसी के पास प्रॉब्लम रहेगी तो आप उसके क्या उसकी समस्या को निर्दयी तरीके से हल करोगे? अरे भाई, सॉफ्ट बिहेवियर से, इम्पैथी, सिंपैथी, जी। सहानुभूति लगा के काम करोगे, है ना, संवेदनाएं बनी रहेंगी। सिंपैथी। आपके साथ गलत हो गया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ये समस्या का समाधान है, हो जाएगा, इसी तरीके से बात करोगे ना, ऐसी ही बात भी करना है आपको। तो यही है संवेदनशीलता। और जब इस तरीके के शब्दों का आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब है ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। अब बात यहाँ पर ढूंढना है कि ए का मतलब था अभिकथन और आर का मतलब था कारण, दोनों पॉइंट सही है। अब ऑप्शन ढूंढिए। पहला ऑप्शन कहता है कि दोनों ए आर दोनों सही हैं, हाँ भाई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा कहता है कि ए और ए सही है और आर गलत मान लिया था, है ना, एक इसका मतलब सही था, आर गलत मान लिया था। ए सही है और लेकिन आर गलत मान लिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ए आर दोनों गलत माना था, बी वाले में दोनों गलत है, ए आर दोनों गलत। और फिर यहाँ पे देखिए ए सही है और आर गलत है, डी वाले में आर सही है, आर ए गलत कर दिया। तो यहाँ तो बेसिकली ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कल्याणकारी राज्य, है ना, देखिए कल्याणकारी राज्य, कल्याण का मतलब ही क्या होता है? सबसे भैया सब कुछ उनका कल्याण ही कर देना है, मेन स्ट्रीम में ही जोड़ देना, आप यही सोचो। कल्याणकारी राज्य का कार्य क्या नहीं है? प्रश्न में नहीं जब ना मिले या आ जाए तो वहां पे आपको सर्कल बना देना है, नहीं पर सर्कल बना दो। सर्कल बना दिया, अब पढ़ो ऑप्शन। वंचित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करना। अब वंचित का मतलब जानते हैं आप लोग? सोचो एक बार, इसका शब्दों का ना खंडन करना शुरू कर दो, है ना, शब्दों को खंडन कर दो। जैसे मान लीजिए कोई आबादी है, कोई जनसंख्या है, उसमें जो है पिछड़े वर्ग जो लोग हैं वो वंचित है, मान लीजिए उनके पास योजनाएं वगैरह नहीं पहुंच पा रही है, तो उनको क्या कर दिया जा रहा है? बाहर कर दिया जा रहा है, इसलिए वो वंचित है, मतलब अलग हैं, हीन है, रहित हैं, है ना, धोखे में आया हुआ व्यक्ति, ऐसा समझ सकते हो। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि रहित आबादी या हीन आबादी, है ना, या विमुख आबादी की आवश्यकता को पूरा करने वाला। तो मैं आपसे कहूँगा ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसको हटा दीजिए। कल्याणकारी राज्य का कार्य, यहाँ प्रश्न ये बनाया जा रहा है आप लोगों के सामने कि कौन सा बेसिकली रिलेट नहीं करता है कल्याणकारी राज्य से। तो बताइए, जो वंचित आबादी के लोग होंगे उनकी आवश्यकता को पूरा करोगे ना आप, यही तो कल्याणकारी राज्य होता है भाई। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे बढ़ा दीजिए, यही तो काम है कल्याणकारी राज्य का, और ये है। और प्रश्न में पूछा गया है कौन सा नहीं है। गरीब और अमीर के बीच में खाई को पाटना, ये काम नहीं है कल्याणकारी राज्य का। आपका काम ये नहीं कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है इसको पाटो। अरे भाई, आप समस्या समाधान करने गए हो कि गरीबी और अमीरी दूर करने गए हो, है ना? अरे गरीबी अमीरी के अंदर जो मतभेद है उसको दूर करने गए हो, ये बात सही है। बीच खाई पाटना ये कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है, ये भी हटा दो।
सॉरी यार, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गरीबी अमीरी कल्याण के राज्य में कार्य के रूप में गरीबी अमीरी की खाई के बीच को पाटने की बात कर रहा है, यानी उनके बीच में जो मतभेद है उसको दूर करने की बात की गई है। प्रश्न में पूछा गया है नहीं कौन सा है, तो ये बीच में पाटा जाएगा ना भाई। जैसे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, तो हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे ना। यही काम करते हो ना, बताइए कल्याणकारी राज्य में, प्लीज़ बताइए एक बार, यही काम करोगे ना? जी सर। है उस गैप को दूर करने की कोशिश करोगे, तो ये कार्य है। प्रश्न कहता है कि कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। आबादी के भौतिकवादी ज़रूरतों को पूरा करना, भौतिकवादी ज़रूरतों को पूरा करना। देखो भौतिकवादी ज़रूरतें अलग होती हैं और जो अन्य ज़रूरतों के रूप में लिया जाता है वो अलग पार्ट होता है। भौतिकवादी ज़रूरतें क्या होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सुन लीजिए। भौतिकवादी ज़रूरतें जैसे क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, बौद्धिक होता है, सांस्कृतिक होता है। उनके मूल्यों की तुलना में भौतिक सुख सुविधाओं का, धन का, संपत्ति का अर्जन में ज़्यादा रुचि लेना। हम क्या करेंगे भैया, उनको ना कुछ नहीं, उनको ये बताना की कोशिश करेंगे भाई दूसरे की ज़मीन कैसे हड़पनी है। समझो भौतिकवादी ज़रूरतें, या उसको धन दे दिए भाई। अब मान लो, देखो वो अलग की बात है कि अगर आपको योजना से पैसे मिल रहे हैं वो अलग है, आपने उनको फाइनेंशियल प्रोवाइड कर, ये भौतिक ज़रूरतें हैं। भौतिक चीज़ें क्या क्या होती हैं उनकी, सांस्कृतिक वैल्यूज़ क्या होती है ना। उनमें अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उस दौरान में उसकी मानसिकताओं को लेकर बातचीत करना। कल्याणकारी राज्य कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। और ये प्रश्न पूछा था कौन सा नहीं है, तो नहीं यही है। ये कभी भी भौतिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, ये भौतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता कल्याणकारी राज्य, यही गलत है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटने का काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है, ये भी बात सही है। केवल कौन सा कार्य नहीं है, वो थर्ड वाला कार्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा वयस्कत्व का विकास मूलक विशेषता नहीं है? वयस्कत्व है, देखो एडल्ट मतलब आप सभी लोग पता है, वयस्क बोला जाता है जो एडल्ट, जो मतलब 18+ होते हैं। बताइए उनकी कौन सी विशेषता नहीं होती है, ये सवाल आपके सामने दिया गया है ना। अब देखिए आपके सामने पहला विकल्प यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अनैच्छिक मूत्रस्राव, है ना, इसको कहीं कहीं बेड वेटिंग भी कहा जाता है। वयस्क का ये विकास मूलक कोई विशेषता नहीं, ये अलग एक बीमारी होती है, यह अलग एक डिजीज़ है ना। इसे बेसिकली अगर बात करूं मैं तो एन्यूरिसिस भी कहा जाता है, एन्यूरिसिस कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? मूत्र असंयम, इसको बोला जाता है ना। बिस्तर गीला करने के लिए चिकित्सा शब्द यूज़ किया जाता है, ये मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिस्तर गीला करने के लिए चिकित्सा शब्द है। असंयम बच्चों के में आकस्मिक या जानबूझकर, ठीक है, टॉयलेट करना जो उस उम्र में है जब उन्हें अपने मूत्रस्राव पर नियंत्रण रखने में सक्षम होने की प्रक्रिया दर्शाई जाती है, तो वो एडल्ट वाला एज बन जाता है। तो अनैच्छिक बोला है यहाँ पे। और ये बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं, जो एन्यूरिसिस शब्द लिखा गया है, ये विकल्प बेसिकली सही है। ये वयस्क में नहीं आता, ये बच्चों में पाया जाता है। वयस्क लिख देने से एडल्ट हो गया, एडल्ट लिख देने से 18+ हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भाई अगर मान ली अगर 18+ में ऐसा होता है कंडीशन, तो एक डिजीज़ के रूप में आ जाता है, एक बीमारी के रूप में आता है। ये बीमारी शब्द यहाँ पे यूज़ नहीं की जा रही है ना। विकास मूलक विशेषता के बारे में बात की जा रही है, तो विकल्प पहला सही है। और देखिए बी वाले में परिवार के मुखिया की भूमिका में संयोजन हो जाते हैं वयस्क लोग, ये है विकास मूलक विशेषता। उम्र बढ़ने वाले माता पिता के लिए कमाई की भी बात हो जाती है। भविष्य के लिए बचत भी करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बताइए BCD है ना, BCD कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसी अवस्था से गुजरे होंगे, BCD ऑप्शन से ही, है ना। तो इस चीज़ को भी लेकर आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प क्या सही होगा? ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सही क्रम में लगाना है आपको। अब आप सोचो, मेरी बात को ध्यान सुनो। इन केस आपको मैं भेज देता हूं कहीं पर, किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में, किसी मलिन बस्ती में, स्लम एरिया में,
मैंने कहा कि जाओ आप डेटा लेकर आओ। तो जाओगे जब डेटा लेने आप लोग ना, तो आपको एक क्रम से गुजरना पड़ेगा डेटा लेने के लिए। क्रम क्या होता है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आप वहाँ पर ना साथ क्या करेंगे, संप्रेषण करेंगे। अब आप गए, अगर आप वहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हो और क्लाइंट वाला आपका सामने हिंदी बोल रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, इस बात को, कम्युनिकेशन बैरियर है, वो बाधा हो जाएगी। जो क्लाइंट जिस शब्द का यूज कर, आप लोगों को मैंने संचार के सिद्धांत में पढ़ाया है सोशल वर्क में, कम्युनिकेशन बैरियर किस तरीके से होता है मैंने बताया है, याद है संदीप जी? बताया है भाई, कम्युनिकेशन का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत बताया है ना? तो मैंने वहां पर यह बताया है आप लोगों को कि आप क्लाइंट, जिस तरीके क्लाइंट हो उसी के आधार पे आपको बात करना होगा, संप्रेषण के आधार पे। और आपको परामर्श का मतलब काउंसलिंग का पार्ट। देन अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए इन दोनों शब्दों को मिलाकर बोला गया रेफरल शब्द। क्या बोला गया है? रेफरल शब्द, है ना? और सोशल वर्क में रेफरल शब्द यूज होता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। रेफरल शब्द यूज में लाया जाता है। और रेफरल का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा है ना? मैं आपसे कह सकता हूं कि एक रेफरल व्यक्ति क्या होता है? एक रेफरल व्यक्ति वो होता है जो अपने नेटवर्क से किसी संपर्क की सिफारिश करता है। क्या करता है? सिफारिश। आप नहीं कहते फलाने ने उस व्यक्ति को रेफर कर दिया। रेफर का मतलब क्या है? संपर्क के लिए सिफारिश लगा दिया, है कि नहीं? तो रेफर वो होता है। वही चीज़ें यहाँ पर आता है, परामर्श हेतु संप्रेषण, और ये आपका पहले नंबर पे आएगा। और पहला ढूंढिएगा तो आपको पहले नंबर पे मिल रहा है, पहला वाला सही चला जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा? साक्षात्कार इंटरव्यू लेना होगा, उसके बारे में पूरा स्टडी करना होगा। और फिर उसके बाद क्या करना? घर का दौरा, यानी विजिट का दौरा भी आप कर सकते हो, होम विजिट भी कर सकते हो आप उसका। स्कूल विजिट भी होता है, कंपनी विजिट भी कर सकते हो, अगर काम वाम कर रहा है, अगर वो तो जहाँ पे कंपनी कर रहा है वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो, है ना? पड़ोसियों का विजिट भी कर सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद लास्ट में नैदानिक सारांश निकाला जाता है, समरी लास्ट में ही आती है, इस बात को ध्यान। समरी हो गया, इवैल्यूएशन मूल्यांकन हो गया, असेसमेंट हो गया, ठीक है? ऐसे शब्द जो है ना अंतिम में आते हैं, लास्ट में आते हैं। मूल्यांकन हो गया, ऐसे शब्द आपके लास्ट में आते हैं। ये ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला, ठीक है? आपका मैं रिसर्च चलाऊंगा, यूनिट नंबर 5 में है, ठीक है? मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी किंग जॉर्ज के सिलेबस में दिया गया है, वो यूनिट नंबर 5 में दिया गया है रिसर्च, और मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर इसकी रिसर्च की एक प्रक्रिया बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, PhD कैग आर, PhD कैग आर। ये ट्रिक याद अगर है तो आप एक सवाल आएगा, इससे पक्का है आप लोगों का सही जाएगा। P से क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम। H से क्या होता है? हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। D से क्या होता है? डिज़ाइन। और C से क्या होता है? कलेक्शन। A से क्या होता है? एनालिसिस। G से क्या होता है? जनरलाइजेशन। R से क्या होता है? रिपोर्ट। ये हो गया। अब ढूंढिए, पहले में प्रॉब्लम आनी चाहिए, प्रॉब्लम। अब देखिए कौन से विषय का चयन हो गया, विषय का चयन हो गया, विषय का चयन हो गया, विषय का चयन हो गया। अब ध्यान से सुनिए, या विषय का चयन दे दे, विषय की परिभाषा दे दे, या विषय का लक्ष्य दे दे, या उद्देश्य दे दे, वो पहले पॉइंट पे आता है। और यहाँ पे देखिए चारों विकल्प में है, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, और यही टॉपिक कहलाती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहो या टॉपिक कहो, टॉपिक को ही प्रॉब्लम बोला जाता है। तो प्रॉब्लम है क्या? मान लीजिए उसको जो भी गोल होगा, मान लीजिए उसको लिखने में समस्या है, तो समस्या है लिखने में, तो लिखने में हो गया प्रॉब्लम, समस्या प्रॉब्लम होगी। टॉपिक क्या हुआ? लिखने में। तो इसका मतलब ये बात एक ही है। तो ये आपने ले लिया पहले पॉइंट पर। दूसरे को, प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस के बीच में एक शब्द और आता है, इसको आप जो है बोनस के रूप में याद करिए, बोनस के रूप में। प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस के बीच में एक शब्द और आता है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू। इसको हिंदी में बोला जाता है साहित्य समीक्षा, साहित्य समीक्षा बोला जाता है हिंदी में। तो आप देखिए, विषय के चयन के बाद साहित्य की समीक्षा, साहित्य की समीक्षा, डेटा संग्रहण कट गया और डेटा का संग्रहण कट गया। अब बचा है या तो ए होगा या तो बी होगा।
उसके बाद देखिए डिज़ाइन कहीं दिया है, डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है, डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है, इसलिए डिज़ाइन के यहाँ से हटाइए। फिर उसके बाद देखिए कलेक्शन मतलब क्या होता है, संग्रहण करना, डेटा का संग्रहित करना। तो देखिए डेटा का संग्रहण करना, डेटा का संग्रहण करना मिल गया। फिर उसके बाद देखिए एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण। फिर उसके बाद देखिए विश्लेषण दिया हुआ है, विश्लेषण दिया हुआ है। फिर उसके बाद जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण। और उसके बाद ढूंढिए, देखिए रिपोर्ट लेखन है फिर व्याख्या है, गलत हो गया, रिपोर्ट बाद में आती है, व्याख्या मतलब जनरलाइजेशन, पहले क्या होगी व्याख्या, उसके बाद रिपोर्ट लेखन। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, बी विकल्प सही होगा, ए भी कट गया। समझ में आया कि नहीं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको जब क्लास कराऊंगा रिसर्च का तो वहाँ पर ये बातें अच्छे से बताऊंगा, आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आसान सवाल है, अपने आप को ध्यान में रख के इस सवाल को सोचना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्यावसायिक सामाजिक कार्य, पेशेवर का मतलब होता है व्यावसायिक, प्रोफेशनल, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यवसाय समाज कार्य की दृश्यता में सुधार के लिए इसके अधिकांश शोध कार्य उन्मुख होने चाहिए। अब देखिए उन्मुख का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता है भाई। उन्मुख का सिंपल अर्थ है किसी चीज़ की तरफ अग्रसर होना या पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में बात करना, उन्मुख यानी आप ये कह लीजिए तैयार होना। तो आप बताइए, मैं यहाँ पे उन्मुख का मतलब तैयार बताऊंगा। तैयार बहुत इजी शब्द है, आप आसानी से समझ जाओगे, इजी शब्द है। तो व्यवसाय समाज कार्य की दृश्यता में सुधार करने के लिए इसके अधिकांश कार्य तैयार होने चाहिए। अच्छा बताइए, कोई काम करोगे तो सबसे पहले प्लान वगैरह करोगे कि नहीं करोगे, तैयार तो रखना पड़ेगा ना, आपको काम वगैरह ओरिएंट करना पड़ेगा ना। अरे भाई ओरिएंटेड का मतलब उन्मुख, आपने एक नाम सुना होगा अनुकूलन दौरा। जब आप BSW MSW किए होंगे तो वहाँ पे हिंदी में अनुकूलन दौरा सुना होगा और इंग्लिश में ओरिएंटेशन विजिट सुना होगा आप लोगों ने। तो ओरिएंटेशन विजिट में क्या करते थे, मोटा मोटा उस NGO के बारे में जानकारी लेते थे आप। 5 ओरिएंटेशन विजिट करना पड़ता था, 5 NGO के बारे में लिखना पड़ता था हम वही काम करते थे। तो हम उसको क्या करते, तैयार करते थे। क्यों तैयार करते, इसलिए तैयार करते थे ताकि हम आगे किसी एक NGO का चुनाव करें, उसमें 45 दिन का काम करें, तो उसको कंकरेंट विजिट कहा जाता था, उसको समवर्ती दौरा बोला जाता था, है ना। ये BSW MSW आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये काम तो सही होता है कि मतलब व्यवसाय समाज कार्य में ये बातें होती है। अतः मैं आप सबसे कहूँगा कि पहला वाला विकल्प सही है, आपका पहला पॉइंट सही है, ये वाला आपका सही है। और आर क्या कहता है, व्यावसायिक समाज कार्य की सीमित दृश्यता का एकमात्र कारण क्रियात्मक अनुसंधान का अभाव नहीं है। अब देखिए, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, भी ये क्या से क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। लेकिन सुनिए, व्यवसाय समाज कार्य मतलब पेशेवर समाज कार्य या प्रोफेशनल सोशल वर्क की सीमित का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। सीमित का मतलब लिमिटेड होता है। अच्छा, ये बात तो आप भली भांति तरीके से सभी लोग को मालूम है, लिमिटेड है ना। तो कहता है कि लिमिट होना चाहिए, और कहता है उसकी दृश्यता का एकमात्र कारण जो है ना, फंक्शनल रिसर्च होना चाहिए। फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक अनुसंधान, है ना। और उसके अभाव नहीं, उसके क्रियात्मक अनुसंधान का अभाव नहीं। व्यवसाय समाज कार्य की सीमित दृश्यता का एकमात्र कारण है, जो रीज़न ये है कि अगर प्रोफेशनल सोशल वर्क अगर आप कर रहे हो, एक ये रीज़न बताता है कि क्रियात्मक अनुसंधान जब करोगे, फंक्शनल रिसर्च जब करोगे ना, तो इसका बड़ा कम हम लोग यूज़ करते हैं, इसका अभाव नहीं होता है। मतलब अभाव मतलब कमी। अब आप बताओ, सोचो, सिंपल सी बात है, अगर फंक्शनल रिसर्च नहीं करोगे ना तो काम होगा नहीं। अब कोई भी काम करोगे, फंक्शनल रिसर्च का काम है। जिससे मैंने कहा आप जाओ सर्वे लो, तो आप कहोगे ठीक है सर्वे लेना शुरू कर दिया, तो आप जो सर्वे ले रहे हो ना वो फंक्शनल का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है क्रिया। तो आप काम ने किया, आप क्रिया कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो कह रहा हो उसका अभाव नहीं है। और बात ये सही है, अभाव तो सच में, अगर अभाव होगा तो काम ही नहीं होगा। फिर तो कहा है कि अभाव का मतलब कमी होती है। अभाव मीन्स कमी, अभाव का मीन्स लैक, अभाव मीन्स कमी। तो अभाव नहीं है, अभाव होता ही नहीं, अभाव रहेगा तो फिर काम ही नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, ये भी पॉइंट आपका सही है। अब देखो, पहले वाले पॉइंट में तो बताया गया व्यवसाय समाज कार्य के बारे में शोध में कि आप तैयार हो गए, और दूसरे में बताया गया क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। मतलब दोनों बातें अलग अलग हैं।
तो व्याख्या नहीं है। अगर आर इसकी ए की व्याख्या करता तो होता सही, लेकिन ये तो क्रियात्मक अनुसंधान है आर, और दूसरा जो दिया गया है वो व्यवसाय समाज कार्य के बारे में, शोध के बारे में, प्रिपेयर किसी क्रिया को करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है पहला वाला। तो दोनों तो बात अलग अलग है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। आप कहिएगा डी विकल्प, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, अतः विकल्प डी करेक्ट होगा आपका। समझे आप? तो ऐसे सवालों में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा के चले आते, कहते व्यवसाय समाजकार यहां पर भी है और व्यवसाय समाजकार यहां पर है, व्याख्या हो रही, लगा दो सही वाला, तो कर देते हैं सी वाला ऑप्शन, और यहां से हो जाता है 2 नंबर गलत, या 1.3 हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा काम मत करिएगा। ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे आपको, बहुत करवाऊंगा मैं, यूजीसी नेट का पेपर करवाऊंगा और आप ही लोगों से करवाऊंगा। तो आप लोग बताओ, अभी तो आज पहला बार मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्क का पेपर, इसलिए थोड़ा सा समय लेकर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि ध्यान रहे आगामी जब भी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, थोड़ा मैं भी ज़्यादा आज बोल दिया हूँ आप लोगों से, है ना, थोड़ा थक गया हूँ समझो, है कि नहीं, ज़्यादा चिल्ला दिया हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, जी सर। बाकी कल टॉपिक करेंगे। कल क्या होगा, टॉपिक होगा, सुन लो आप लोग। मैं जैसे मैंने कहा, अब अगर मैं आप लोगों को सोशल वर्क पढ़ा रहा हूँ समाज कार्य के बारे में, तो अगर मैं समाज कार्य के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप समाज कार्य तक ही सीमित रहें। प्लीज म्यूट रहे यार, कौन बच्चा म्यूट है, म्यूट हो जाओ यार। कौन है? रवि क्या कर रहे हो? हाँ यस म्यूट हो जाओ यस यार, सर। बैकग्राउंड आवाज आ रही है ना। तो अब जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं समाज कार्य के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपको केवल समाज कार्य के बारे में परिभाषा पढ़ा दिया, मैरी रिचमंड का या फ्रीडलैंडर का या जिसकी भी परिभाषा। तो अब अगर आपको कहीं से नोट्स वगैरह मिल जाएं और आपको कहीं से पीडीएफ वगैरह और मिल जा रही हैं और किताब आपके पास है ना, तो अगर आप एडिशनल जानकारी रख भी रहे हो ना तो अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा, देखो एक टीचर आप सब भलीभांति तरीके से जानते हो कि एक मार्गदर्शक होता है ना, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। मैं आपको केवल एक रास्ता दिखा रहा हूँ, बाकी मेहनत तो आप ही को करना है ना। अब ये नहीं कि मैंने जितना पढ़ा दिया है, जितना कर दिया उतना ब्रह्मास्त्र हो गया है, नहीं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो थोड़ा सा एडिशनल जानकारी भी आप लोग रखने का प्रयास करें और पीडीएफ वगैरह थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें, पीडीएफ वगैरह में थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें। बाकी जो चीज़ समझ में ना आए आप ग्रुप में मैसेज डालो, ठीक है, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। अगर मान लीजिए तुरंत नहीं दे पाता हूँ तो कुछ टाइम बाद दूंगा जवाब, रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं आप लोगों का, है ना। लेकिन अपने से भी थोड़ी बहुत स्टडी करिएगा, है ना। अब ये मत करिएगा कि पूरा शिक्षक पे ही भरोसा पे रह जाइए कि शिक्षक के वही सर हैं, अब सर जो करवाएंगे वही होगा, सब वही आने वाला है, तो ऐसा मत करिएगा आप लोग, है ना। कुछ अपने से भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। जैसे बाय द वे इन केस अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूट जाती हैं तो आप मुझे याद दिलाओगे तो मैं करवा दूंगा उसका। इन केस अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, अपने पास रखो, वो आपके पास प्लस पॉइंट है, वो आपके पास प्लस पॉइंट है। जैसे मेरे पास 17-18 बच्चे हैं इस समय, तो मैं इन बच्चों में जो पढ़ा रहा हूँ तो कॉमन पढ़ा रहा हूँ, सभी के लिए बराबर है। और आपके लिए प्लस पॉइंट वो होगा कि थोड़ा एडिशनल जो चीज़ आपके पास नॉलेज हो गई है ना, वो एडिशनल पॉइंट हो जाती है आपके पास। तो थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट भी अपने पास रखने का प्रयास करिएगा, हाँ। और वो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं दूंगा, मैं सारी चीज़ें दूंगा आप लोगों को, ताकि आपका आसानी से हो जाए, है ना, आसानी से। तो इसलिए नहीं सर, आपकी जानकारी बेहतर है, हम लोग की नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अरे राकेश जी धन्यवाद अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिलहाल, लेकिन फिर भी नहीं सर, हमको पूरा मैं आपको पूरा दूंगा, जी नहीं सर सफिशियंट दूंगा, इतना कंटेंट दे दूंगा कि आप लोग भी कहोगे यार कितने कंटेंट आ गए हमारे पास हिंदी में, है ना। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है ना, वो भी देख सकते हैं। लेकिन अब ध्यान, सर, ये सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो गई और हम लोग को मतलब कि मार्गदर्शन मिल रहा है, ये बड़ी बात है सर। अच्छा जी, अच्छा, नहीं तो सोचना पड़ता कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े सर, क्योंकि सब लोग वर्किंग पर्सन है सर। हाँ अब कहाँ खोजते हैं हम लोग, वो तो एक सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मिल रहा है। अरे नहीं, हमारा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है और मैं चाहूँगा कि ईश्वर से भाई कि आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, है ना। अपनी दिनचर्या चलाएं, अपनी जीवन याचिका चलाएं, हमारी पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है। 100% दूंगा पेपर को क्रैक कराने में, आप निश्चिंत रहें उसका, है ना। 100% दूंगा अपना, है ना, कहीं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा मैं, जहाँ तक रहेगा तहाँ तक करने की पूरी कोशिश करूँगा 100। थैंक यू सर। तो बस केवल आप लोग थोड़ा सा फोकस करने का थैंक यू सर। कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए, अभी मेरी एक और क्लास होने जा रही है, आप लोग बिल्कुल वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है ना। आज विशेषताओं वगैरह पढ़ाना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हो पढ़ना तो आप लोग इसी लिंक पे जुड़े रहो,
है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की विशेषताएं हैं आज के टॉपिक में। 7 बजे क्लास है, तो आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग जुड़े रहो इसी पर, आपकी क्लास अभी चलेगी इसी पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये KGMU की क्लास नहीं है, ये UGC नेट की क्लास है जो मैं देने जा रहा हूँ। जो मैं क्लास अब चलाने जा रहा हूँ वो UGC नेट की क्लास है,